लास्ट वीडियो हमने आरबीआई के बारे में देखा था, आरबीआई की जो फंक्शनिंग थी उसमें समझा था। ये वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हम आसानी से समझेंगे, उसके सारे टूल्स जानेंगे, क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, सभी बातों को आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। वीडियोज़ आपको 4 घंटे 5 घंटे के मिलते हैं, कंटेंट आपको बहुत कम मिलता है। तो इस छोटे से वीडियो में आधे घंटे में हम ट्राई करेंगे कि इस नोट्स के थ्रू सारी चीज़ों को समझें। नोट्स क्यों? क्योंकि लिखने में जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका पूरा टाइम सही यूटिलाइज होना चाहिए। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट या गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आखिर होती क्या है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की जो आपूर्ति है या मनी की सप्लाई कितनी रहनी चाहिए, ब्याज रेट या इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए, नहीं घटने चाहिए, क्रेडिट राशनिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों का जो नियमन है, वह रेगुलेशन है, वह कार्य है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से होता है। अब अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी, अब उसमें हम दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, दो टूल यहाँ पे देखने को मिलती है। इस टूल को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। इस टूल को यहाँ पे समझें, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और सबसे पहले इस टूल के बारे में नज़र डालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टूल आपको देखने को मिल रहे हैं। दो टाइप के यहाँ पे टूल आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है क्वालिटेटिव टूल, ठीक है, दूसरा है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक, हिंदी में ये बोला जाएगा। अब क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? टूल्स ऐसे उपकरण होते हैं, औजार होते हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी काम को करवाते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी उसके दो टूल हैं यहाँ पर, एक क्वालिटेटिव, दूसरी क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में अगर आप देखें, सबसे पहले क्वालिटेटिव देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से भी देखेंगे। लेकिन क्वालिटेटिव टूल, दो टाइप के क्वालिटेटिव टूल आपको देखने को मिलते हैं। पहला है डायरेक्ट टूल, दूसरा है इनडायरेक्ट टूल। डायरेक्ट टूल में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलती है: CRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, रिफाइनेंस फैसिलिटी। वहीं इनडायरेक्ट में आपको रेपो रेट मिलता है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, बेस रेट, जिसमें MCLR, OMO, MSF, LF ये सब आते हैं। अब ये क्या बला है, इसे हम जानेंगे, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन आप क्वांटिटेटिव टूल में होते कौन कौन से टूल हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपसे ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं ये किस टाइप का टूल है। वहीं अगर आप देखें क्वालिटेटिव टूल्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स है, मोरल सुएशन है, इस टाइप के जो टूल है वो क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं। इन सब पर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक माइंड मैप, एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसे आप आसानी से बना लीजिए, जिससे आप आसानी से चीज़ों को ग्रैप्स कर पाएँ, आसानी से समझ पाएँ। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन मॉनेटरी पॉलिसी का। आपको इस नोट्स में देखने को मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी की इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे बात करती है कि पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आरबीआई की ऐसी पॉलिसी जो रेगुलेट करती है मनी की सप्लाई और क्रेडिट को इकोनॉमी में। भारतीय अर्थव्यवस्था मनी की सप्लाई है, क्रेडिट उसको रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी वो जो आरबीआई के अंतर्गत बनाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्यों को स्थिर बना के रखना, मूल्य ज़्यादा ना बढ़ पाएँ, मूल्य बहुत कम ना हो पाए। अगर आप देखते हैं कुछ चीज़ों का मूल्य लगभग घूमता रहता है, जैसे दूध का रेट अगर आप देखें आधे पैकेट का तो 22 रुपये से लेके 35 रुपये तक, 30 रुपये तक। और ये आप देखें 4 से 5 साल हो गए हैं, इसी रेंज में आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत बढ़ता घटता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। फिर इसके अलावा जो भी चीज़ें मार्केट में बाजार में चल रही हैं उनमें उनकी महंगाई बहुत ज़्यादा ना हो, यह ध्यान आरबीआई के द्वारा रखा जाता है या मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ध्यान रखा जाता है। कैसे रखा जाता है उसे भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है प्राइस स्टेबल रहे, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों? अगर आप सारा पैसा अपनी कमाई का सामान खरीदने में खर्च कर देंगे तो आप बिजनेस कैसे शुरुआत करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, आप बैंक्स में सेविंग कैसे करेंगे? इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना भी यहाँ पे पर्पज़ होता है, जिससे प्राइस को स्टेबल अगर रखा जाएगा तो जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा लोगों के हाथ में उसे बैंक्स में देंगे। बैंक्स में देंगे तो बैंक क्या करेंगे? अगर बैंक के पास पैसा गया तो बैंक लोन देंगे, लोगों को लोन देंगे तो इससे क्या होगा? बिजनेस स्टार्ट करेंगे लोग, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो लेबर्स को पेमेंट देंगे, रोजगार बढ़ेगा, है ना, और कहीं ना कहीं क्या देश की जो तरक्की होगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना यह भी यहाँ पे पर्पज़ होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य हैं जो रेपो रेट या वेरियस जो रेपो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये तो क्या हो गया चीज़ें आपने देखी यहाँ पे कि जो इंट्रोडक्शन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का आपने देख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ब्रीफ पर्पज आपने देखा।
अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी डिटेल से हम समझेंगे कौन कौन लोग मेंबर होते हैं, लेकिन आप पर्पस देखिए। हमने वहाँ पे ब्रीफ पर्पस देखा था, लेकिन यहाँ पे पर्पस क्लियरली आपको डिफाइन हो रहे हैं। प्राइस स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया, मूल्यों को स्थिर आसपास रखना, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। प्राइस को स्टेबल रखना, यहाँ पर कीमतों के ज़्यादा ना बढ़ पाएँ। अब ये देखिए, इनको इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न, इस एक्ट के अंतर्गत इसको शक्ति मिली। 1934 के अंतर्गत प्रावधान है कि जो सेंट्रल बैंक होगा वो प्राइस को स्टेबल रखेगा। ये जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको 1949 एक्ट दे देता तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर अगर आप देखिए स्टैच्यूटरी पावर है एक तरह से, अगर आप देखें मॉनेटरी पॉलिसी की। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना है ना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपने देखा, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना। तीसरा कंट्रोल इन्फ्लेशन, मैंने आपको बताया कि जो सीपीआई कंबाइन इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना भी आरबीआई का पर्पज होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई, इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में हमने इसको देखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे बात होती है कि जो कंज्यूमर पर पड़ने वाला जो मुद्रास्फीति का प्रभाव है, मुद्रास्फीति क्या होती है कि अगर हम देखेंगे जब ज़्यादा पैसा हो जाता है मार्केट में, सामान सा कम दिखाई देता है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। इस वजह से मुद्रास्फीति दिखती है बाजार में। तो उस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे काम मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं या मौद्रिक नीति के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स माने जाते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, टूल्स की, ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। अब हम आगे देखेंगे लीगल फ्रेमवर्क मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, कि क्या कोई लीगल फ्रेमवर्क है, क्या लीगल बैंकिंग है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास। तो आप देखेंगे कि आरबीआई एक्ट जो है 1934, ना कि 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, 1949। लेकिन यहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 ये प्रोवाइड करता है स्टैच्यूटरी बेसिस, सांविधिक आधार प्रदान करता है किसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, जिसमें 6 लोग होते हैं। 6 लोग अगर होते हैं तो अगर आप देखेंगे 3 लोग किसके होते हैं, आरबीआई के होते हैं, आरबीआई के होते हैं, और 3 लोग किसके होते हैं, सरकार के होते हैं। सरकार नॉमिनेट करती है 3 लोगों को, तो 6 लोग होते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे, अब ये 3 लोग, ये जो कमेटी होती है 6 सदस्य से, चेयर कौन करता है, इसे चेयर करता है गवर्नर, जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है इस कमेटी को चेयर करता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब अगर आप देखेंगे डिसीजन मेजॉरिटी वोट, तो जो मेजॉरिटी होती है उसके द्वारा डिसीजन लिया जाता है। लेकिन मान के चलिए कोई मामला ऐसा हुआ जिसमें 3 और 3 का बहुमत हो गया, 3 और 3 का मत दिखाई दे रहा है, उसमें जो कास्टिंग वोट है वो आरबीआई गवर्नर के पास होता है। अंतिम एक और वोट आरबीआई गवर्नर दे सकता है जिससे डिसीजन लेना आसान हो जाए। तो कास्टिंग वोट जो है पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। इसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क 2016, यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलता है। इन्फ्लेशन टारगेट 16 मतलब क्या है, इन्फ्लेशन अगर आपसे पूछी जाए कि क्या इन्फ्लेशन को जीरो किया जाना चाहिए, नहीं। इन्फ्लेशन भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए, 4 + -2 होनी चाहिए। 4 + -2 मतलब यार 6 और 2 के बीच में, अगर आप देखें 2 और 6 के बीच में जो इन्फ्लेशन है भारत की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मुद्रास्फीति नहीं होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। वहीं अगर आप देखें डेवलप कंट्रीज़ में इसे 1 से 3 के आसपास रखा जाता है इन्फ्लेशन को। तो ऐसा नहीं कि जीरो इन्फ्लेशन का टारगेट इकॉनमी रखती हैं, इन्फ्लेशन बने रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक निश्चित जो दर है उस दर के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। हर 5 साल में इसको रिव्यू भी किया जाता है, ठीक है। जो इन्फ्लेशन उसको जो टारगेट्स हैं उसको रिव्यू किया जाता है, कितना इन्फ्लेशन रखना है। अब टाइप आप देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की जो टाइप होते हैं किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। दो चीज़ें बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। पहला है एक्सपेंशनरी, दूसरा है कंट्रैक्शनरी। अब ये दोनों क्या बोला है आइए देखते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या विस्तारवादी जो मौद्रिक नीति होती है उसमें आरबीआई का उद्देश्य यह होता है कि बाजार में मुद्रा को और बढ़ाया जाए। बाजार में मुद्रा का जो कहते हैं आपूर्ति उसको बढ़ाना यहाँ पे पर्पज होता है, मोर लिक्विडिटी। इसमें क्या किया जाता है, लो इंटरेस्ट रेट रखा जाता है। सपोज करिए आरबीआई यहाँ पर बैंकों को पैसा दे रहा था किस दर में, 6% के दर में। आरबीआई से बैंक 6% में दर में पैसा ले रहे थे, बैंक्स ग्राहक को 8% की दर से लोन दे रहे थे, ठीक। अब अगर बाजार में पैसा बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा आरबीआई को, इस लोन को सस्ता करना पड़ेगा, इस लोन को 5% करना पड़ेगा या 4% करना पड़ेगा, तभी जो बैंक्स हैं ये 6% में लोन देंगे,
या 7% में देंगे। तो जितना आरबीआई बैंक को जो लोन है वो कम करता जाएगा, इंटरेस्ट रेट को कम करता जाएगा, उतना बैंक भी यहाँ पे प्रयास करेंगे कि ये जो मार्केट में जो लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं ये कम रेट पर प्रोवाइड करवाएं, जिससे मार्केट में पैसा जाए। मार्केट में जब पैसा जाएगा तो क्या होगा, लोग पैसे बैंक से लेंगे, इससे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ये सारा जो काम होगा, ये काम क्या किया जाता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में किया जाता है। और ऐसा कब किया गया, कोविड-19 का जब टाइम था, कोविड-19 का टाइम था, तो सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास जो मुद्रा उसको मार्केट में आपूर्ति, उसकी मनी सप्लाई बढ़ाई। इसके माध्यम से क्या हुआ कि लोग हाथ में पैसा आया, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो फिर इकोनॉमी बाद में पटरी पे आ पाई। तो ये आपने देखा क्या, ये आपने देखा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर मार्केट में आरबीआई को ये लगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या किसी देश की जो सेंट्रल बैंक होते हैं, उनको ये लगे कि देश में मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो गई है, पैसा ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब अगर आप बात करें इन्फ्लेशन कब बढ़ती है, जब ज़्यादा फ्यू गुड्स को अगर आप देखेंगे मोर मनी चेंज करता है, ज़्यादा पैसा चेंज करता है, तो इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ जाती है। ये ऐसे कैसे होता है, मान के चलिए आप हैं, आपका एक दोस्त है, वो दोनों एक दुकान में जाते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है, सामान बेचने वाले के सामान उसके पास एक ही है। तो ये दोनों क्या करेंगे, वो बोलेगा मैं 7 दूंगा, ये बोलेगा 8 दूंगा, ये बोलेगा मैं 9 दूंगा, ये बोलेगा मैं 10 दूंगा, 11, 12। इससे क्या हो रहा है, मार्केट में सामान तो कम है, लेकिन चीज़ों में क्या हो रहा है कि जो मुद्रा ज़्यादा होने की वजह से, करेंसी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जो इन्फ्लेशन है किसकी कीमत बढ़ी जा रही है, मुद्रास्फीति बढ़ी जा रही है। तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, ऐसे टूल्स उठाएगा, ऐसे टूल्स अपनाएगा जिससे जो मार्केट से पैसा खींचा जा सके। उसमें क्या करेगा आरबीआई, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक्स, जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, बैंक को लोन देता है। बैंक को लोन आरबीआई देता है, मान के चलिए मैंने आपको बताया 8% में दिया, ठीक है ना। अब मान चलिए यहाँ पे आरबीआई ने बैंक को लोन कितने % में दे दिया है, 4% में दे रखा है, लेकिन इससे बाजार में पैसा लोगों के पास ज़्यादा है, कस्टमर के पास पैसा ज़्यादा है। तो आरबीआई क्या करेगा, इस लोन की जो दर है इसको बढ़ा देगा। आरबीआई कहेगा कि हम 6% से नीचे लोन नहीं देंगे। इसके अलावा आरबीआई ऐसे भी स्कीम्स चलाएगा जिससे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में और जो टूल्स है उसको चलाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगा। इसके अलावा रिवर्स रेपो ऑपरेशन भी चलाएगा, जिससे बाजार से जो पैसा खींचा जा सके और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ पर आरबीआई का पर्पस क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में। अब अगर हम आगे में देखेंगे टूल्स कौन कौन से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, ये हम देखेंगे। सबसे पहला टूल्स है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि रेपो रेट मतलब क्या, रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म टू कॉमर्शियल बैंक। तो आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को एक कम अवधि के लिए, 1 साल से कम अवधि के लिए अगर आप बात करें, लोन देता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। लेकिन अगर इसे दीर्घ समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर बैंकों को लोन देता है आरबीआई, तो उसे बैंक रेट कहा जाता है। लॉन्ग टर्म में बैंक रेट और शॉर्ट टर्म में रेपो रेट। अगर रेपो रेट में क्या हो रहा है, आपने देखा यहाँ पर कि रेपो रेट में बैंक्स, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको आरबीआई पैसा दे रहा है। अब प्रेजेंट में अगर आप देखोगे अगस्त 2025 में 6.5% के आसपास यहाँ पे रेपो रेट रखी गई है 9th जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें निर्धारित किया जाता है कि रेपो रेट को बढ़ाना है, घटाना है, एसएलआर सीआरआर पे क्या डिसीजन लेने हैं, कम करना है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना है। तो जो भी पॉलिसी रेट्स होते हैं उनको कम करना है, ज़्यादा करना है, ये सारे डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है उसके संबंध में। अब दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आरबीआई है, उसने लोन दिया किसको, बैंक्स को। बैंक को क्या दिया, लोन दिया। अब मान के चलिए बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो गया, अब वो लेंड करना चाहते हैं, आरबीआई के पास पैसा रखना चाहते हैं, आरबीआई के पास पैसा रखना चाहते हैं। तो इसके बदले क्या करेंगे, बैंक बोलेंगे कि हम आपके पास पैसा रख रहे हैं, आप हमें भी इसके बदले कुछ ब्याज दीजिए। तो ये जो बैंक्स होते हैं इनको आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू ब्याज देता है पैसा रखने का। एक तरह से अगर आप देखो उनको लाभ देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा यह होता है कि बैंकों के पास जब कम पैसा होता है तो बाजार में भी वो कम पैसा जारी करते हैं, कम लोन देते हैं। इससे जो इन्फ्लेशन है वह कंट्रोल में रहती है। तो जब आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। आरबीआई कहता है कि आप हमारे पास पैसा रखिए, हम आपको ज़्यादा ब्याज देंगे, हम आपको ज़्यादा लाभ देंगे। ये रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसको हाल में स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी के साथ ही अलाइन कर के रखा गया है। ये तो बात हो गई। अब स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी है क्या, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। फ्लोर ऑफ एलएएफ कॉरिडोर्स ऑब्जर्व लिक्विडिटी विदाउट कोलेटरल, करंट
6.25। तो करंट में अगर आप देखें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है आरबीआई के पास, जो पैसा रखने की जो फैसिलिटी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो रिवर्स रेपो रेट है कितनी है, 6.25 इस टाइम पे रखी गई है। अगर आप देखें हमेशा रेपो रेट से क्या होता है, जो रिवर्स रेपो रेट कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर रेपो रेट में बैंक्स को पैसा मिल रहा है और रिवर्स रेपो रेट में बैंक्स आरबीआई को पैसा दे रहे हैं। तो आरबीआई के पास कम रिस्क है पैसा खोने का, तो आरबीआई क्यों ज़्यादा ब्याज दे? बैंक के पास ज़्यादा रिस्क होता है, उनका पैसा लोग उठाए लोन उनको वापस ना करें। तो ये रिस्क जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे रेट जो होता है या इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने देखी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू। आगे हम बात करेंगे एमएसएफ के बारे में। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इमरजेंसी बोरोइंग फ्रॉम ऑफ फॉर बैंक्स एट द 1% ऑफ एबव रेपो। तो रेपो से 1% ज़्यादा पर अगर मान चलिए कभी ऐसा होता है कि बैंक्स को पैसे की आवश्यकता है, तो मान चलिए कभी 6.5% रेपो चल रहा है और बैंक्स को पैसे की आवश्यकता है, तो 7.5% अगर आप देखेंगे वो पैसा ब्याज देके एमएसएफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी बोरोइंग कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में इसे कम करके 6.75 के आसपास ही रखा गया है। ठीक है, जिससे बैंक्स को पैसा मिल पाए। फिर हम बात आते हैं दो चीज़ों पर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये पैसा कौन होता है, ये पैसा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। कैश और स्टैचुरी दो नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि कुछ पैसा सभी बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है इंश्योरेंस या डिपॉजिट के थ्रू। जैसे इनकी 1 लाख करोड़ रुपए, या अगर एग्जाम्पल लेते हैं 1,000 रुपये आरबीआई किसी बैंक के पास परिसंपत्ति है, तो आरबीआई कहेगा कि आप इसमें से 40 रुपये हमारे पास रख दीजिए। ठीक है ना, या 45 रुपये करंट के रेट के अकॉर्डिंग, तो 45 रुपये अगर आप इनके पास रख दीजिए। ठीक है ना, ठीक। अगर आप 45 रुपये इनके पास रखते हैं तो ये जो 45 रुपये वो क्या कहलाएगा, कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा। ये कैश के फॉर्म में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कैश के फॉर्म में रखना होगा हर एक बैंक को आरबीआई के पास। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं कैश के फॉर्म में कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखते हैं, उसे कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है? बैंक्स कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि बैंक्स रन की सिचुएशन आ जाए। बैंक रन सिचुएशन क्या होती है कि बैंक जो लोगों का पैसा जमा किया था उसे वापस लौटाने में असक्षम है। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, पहले ही कुछ पैसा सेविंग्स रखवा लेता है, कुछ कोलेटरल रखवाता है बैंक्स के। जैसे 4% उसने कहा, 4.5% उसने कहा सीआरआर रखिए। साथ ही वो बोलता है कि आप 18% के आसपास स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर भी अपने पास रखिए। यहाँ पे दोनों फर्क ये है कि ये जो पैसा आरबीआई के पास रखा जाता है और ये जो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक अपने पास रख सकते हैं, ये सिर्फ कैश के फॉर्म में नहीं, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी बैंक्स अपने पास रख सकते हैं। तो जितना भी पैसा उनके पास है, एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है, उसका 18% हर एक बैंक को एसएलआर के फॉर्म में अपने पास रखना होता है। ये हमने दोनों चीज़ देख ली। आगे हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के संबंध में चीज़ों को देखते हैं। गिव मी अ सेकंड, पानी पी लूँ मैं। अब देखते हैं यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्यों किए जाते हैं, सबसे पहले पर्पज आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई के जो टूल होते हैं उनकी एक क्षमता है, उनकी एक लिमिट है मार्केट से पैसा निकालने की और मार्केट में पैसा डालने की। पूछिए क्यों? रेपो रेट में सपोज करिए रेपो रेट आरबीआई ने क्या किया, कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए, है ना, उससे पैसा मार्केट में गया, उसमें क्या टाइम लगता है, उस प्रोसेस को फॉलो होने में टाइम लगता है। फिर बैंक्स ने कब कितना टाइम लिया इंटरेस्ट रेट को कम करने, ज़्यादा करने में, उसमें भी एक टाइम लगता है। लेकिन सपोज करिए कुछ ऐसे टूल्स की आवश्यकता होती है आरबीआई के पास जिसके थ्रू आरबीआई डायरेक्टली मार्केट से पैसा खींच सके अपने पास या डायरेक्टली मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा सके। ऐसे कुछ टूल्स ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई बाइंग सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कंट्रोल लिक्विडिटी। मान के चलिए मार्केट में पैसा 1,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हो चुका है, 1,000 करोड़ रुपए मार्केट पैसा ज़्यादा है और आरबीआई को ये पैसा वापस खींचना है, सपोज कर रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू वो पैसा खींचता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी होगी 1,000 करोड़ रुपए की, 1,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी हुई। लोगों ने क्या किया, जो पैसा कहीं और खर्च कर रहे हैं, जो लोगों के पास पैसा होता है उस पैसे को लोग
क्या क्यों रखते हैं पैसा, सेविंग्स क्यों रखते हैं कि उनको कुछ उसके बदले में रिटर्न मिले। लेकिन सबसे सॉवरेन जो बॉन्ड्स होते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड जिन्हें बोला जाता है, वो सबसे सिक्योर होते हैं। सरकार की जो कहते हैं ना कि सरकार के बैंक करप्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो पूरे देश के अंतर्गत जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं उनमें सबसे कम होती है। मतलब सरकार के पास अगर आप सरकार को उधार दे दिया तो हाई चांस है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो लोग क्या करते हैं, जो अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं। लोगों ने क्या किया, मार्केट से पैसा उठाया, बैंक से पैसा उठाया, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा लिया। इससे क्या हुआ, लोगों ने 1000 करोड़ रुपए लगा दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले ली, 1-1 करोड़ की मांग चलिए, 1000 सिक्योरिटी थी और लोगों ने ले ली। इससे क्या हुआ, मार्केट से 1000 करोड़ रुपए जो था वो आरबीआई के पास चला गया और एक कागज़ के टुकड़े, 1000 कागज़ के टुकड़े लोगों के पास आ गए। अब वो लोगों के लिए तो पैसा है, लेकिन मार्केट से लिक्विडिटी तो ओवरऑल कम हो गई। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, जब ऐसा लगे आरबीआई को मार्केट में पैसा कम हो गया है, कंट्रोल हो गया है बहुत ज़्यादा, उसको मार्केट लिक्विडिटी बढ़ाने की आवश्यकता, तो आरबीआई क्या करेगा, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगा वापस। इससे क्या होगा, मार्केट में फिर आरबीआई पैसा डाल देगा, तो फिर इन्फ्यूजन कर देगा कैश का, है ना। तो यहाँ पे ओपन मार्केट के ऑपरेशंस के थ्रू जो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स होते हैं उनको खरीदा बेचा जाता है। ये बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं। शॉर्ट टर्म को टी बिल या ट्रेजरी बिल्स बोला जाता है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही मानी जाती है। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेजर्स की, जो आरबीआई उठाता है किसके लिए, जो मार्केट का जो पैसा है उसको नियंत्रित रखने के लिए। क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में अगर आप बात करें, सेलेक्टिव टूल्स, क्रेडिट राशनिंग, आरबीआई डायरेक्टली क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है। अब अगर आपने सुना होगा कि बैंक्स को 40% का जो पैसा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में देने की बात करता है, आरबीआई करता है कि आप जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स है, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर, एमएसएमईज हैं, ये इनको क्या करिए आप, सर्विस सेक्टर मैंने बोल दिया, एमएसएमईज हैं, इनको आप क्या करिए 40% पैसा दीजिए, अपने लोन का 40% इन्हें दीजिए, 60% दीजिए, 70% दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है आरबीआई, क्रेडिट राशनिंग कर रहा है। आरबीआई बता रहा है, आरबीआई निर्धारित करवा रहा है कि इसका पैसा इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये क्रेडिट राशनिंग होती है। इसमें डायरेक्टली क्या क्रेडिट को प्रायोरिटाइज किया जाता है किसी सेक्टर्स को, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है तो आरबीआई ने कहा कि सभी बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2% जो लोन है वो ईवीज को दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनीज को दें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट राशनिंग हो रही है। इसके थ्रू आरबीआई क्या कर रहा है, सेलेक्टेड एरियाज को पैसे प्रोवाइड करवा रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, पहले क्या होता है, लोन रखने की, जब आपको लोन चाहिए होता है, मान के चलिए कि आपकी ज़मीन की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए, ठीक है ना, और आपका लोन आरबीआई 70 करोड़ रुपए दे रहा है। कोई बैंक 70 करोड़ रुपए लोन दे रहा है आपको। अब ये 70 करोड़ किसने निर्धारित किया, आरबीआई ने निर्धारित किया। अगर आरबीआई कहता है ये 70 करोड़ नहीं, अब 60 ही करोड़ तुम्हें लोन मिलेगा, मतलब 40% हम नहीं देंगे तुम्हारी वैल्यूज़ का लोन। तो आरबीआई ने क्या किया, यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है कोलेटरल की, उसने आरबीआई ने नियंत्रित कर दिया। अब कोई जिसको ज़मीन के बदले 70 करोड़ मिल रहे थे, 100 करोड़ की ज़मीन के बदले उसे 60 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इससे क्या हुआ, मार्केट में पैसा कम गया, उसे कम लोन मिला। और क्या टूल होते हैं, मॉरल सुएशन होता है। आरबीआई समझाता है, प्यार से बहलाता है बैंक्स को कि देखिए जो इकोनॉमी है उसको सस्टेन रखना है, सस्टेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसुएट करता है आरबीआई यहाँ पर जो बैंक्स होते हैं उनको। तो मॉरल सुएशन होता है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन होता है, रेगुलेशंस ईएमआईज के थ्रू आरबीआई रेगुलेट करता है, ईएमआई इस तरह से होनी चाहिए। तो ये रेगुलेशन के थ्रू क्या करता है आरबीआई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट एक्शन भी आरबीआई लिख सकता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। अब गिव मी सेकंड। अब हम बात करें करंट इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, वर्तमान में कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट्स है, उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप देखें करंट इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में रिटेल इन्फ्लेशन वर्तमान में कितना है, जो कंज्यूमर्स का, जो आप और मैं, हम लोग ग्राहक हैं ना, सामान खरीदते हैं, ये जो इन्फ्लेशन है 5% के आसपास है, जबकि जो टारगेट है हमारा 4% ±2 का यहाँ पे रखा गया इन्फ्लेशन का। तो कहीं ना कहीं नियंत्रित है, अगर हम इसे कह सकते हैं, कहीं ना कहीं विद इन टारगेट बैंड दिखाई देती रिटेल इन्फ्लेशन। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, ये बताता है कि जुलाई में जो इन्फ्लेशन है 2.9% थी। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है कि 2025-26 में आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्टेड है कि 7.2% के आसपास जीडीपी ग्रोथ होने वाली है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अगस्त में बैठक हुई, उसने कहा कि रेपो रेट जो है अनचेंज रहेगा, 6.50 के आसपास रहेगा, और जो स्टांस है उसे क्लियर रखा है, विदड्रॉल फ्रॉम एकोमोडेशन, ठीक है। साथ ही अगर आप देखोगे फोकस यहाँ पे किया जा रहा है किस पे,
कंटेन इन्फ्लेशन वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज़ सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। इसके अलावा हम दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी में। तो फिजिकल पॉलिसी अगर हम देखें, जो अथॉरिटी होती है बैंक की होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मॉनेटरी पॉलिसी के जो काम होते हैं, जो मैंने सारे टूल्स आज बताए, वो आरबीआई करता है, ना कि गवर्नमेंट करती है डायरेक्टली। अब सरकार को कोई काम करना हो, सरकार बाजार में पैसे कैसे कम कर सकती है? सरकार टैक्स रेट बढ़ा सकती है। सरकार ने 15% टैक्स कर दिया, 20% टैक्स कर दिया, जीएसटी बढ़ा दिए। इससे क्या हुआ? लोगों के पास पैसा सीधे सरकार के पास आने लगा टैक्स के माध्यम से, तो सरकार ये टूल अपनाती है। वहीं आरबीआई रेपो, सीआरआर, ओएमओस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को अपनाते हैं। तो ये अपने अपने टूल्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के और मॉनेटरी पॉलिसी की, ये आपने यहाँ पर देख लिया। इसके अलावा दोनों का काम वही होता है। आरबीआई का काम क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, स्टेबिलिटी बना के रखना। वहीं सरकार का काम क्या होता है? ग्रोथ या वेलफेयर को सुनिश्चित करना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, चैलेंजर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ दिखाई देते हैं। अब चैलेंजेस की बात करनी है, लास्ट पॉइंट है चैलेंजेस। इसके बाद हम आज के टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो चैलेंज में आपको क्या देखने को मिलेगा? सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। क्या चैलेंज है? सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कैन नॉट बी टैकल बाई मॉनेटरी पॉलिसी टूल। ठीक है, तो अगर मान चलिए कि सप्लाई बढ़ी जा रही है, इसके बाद सप्लाई तो आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, तो सप्लाई के थ्रू जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसे आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके अलावा ट्रांसमिशन, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब यह होता है कि भारत जो आरबीआई ने जो कदम उठाए उसका लाभ अंतिम उपभोक्ता तक मिल पाया है नहीं, ये सुनिश्चित करना। मान के चलिए आरबीआई सरकार ने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया, रेपो रेट को कम कर दिया, लेकिन बैंक्स ने क्या किया? उनको कम नहीं किया। बैंक्स ने, अगर आप देखेंगे, जो बेस रेट, प्राइमरी लेंडिंग रेट, या अगर आपने सुना होगा एमसीएलआर के बारे में हमने सुना होगा, इसके थ्रू जो क्या करता है बैंक्स, अपनी जो दरें हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो आरबीआई ने तो कम कर दिया है, या रेपो रेट्स कम हो गए, लेकिन बैंक से अगर नहीं किया तो इससे ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। फिर हाई गवर्नमेंट बोरिंग, क्राउड इफेक्ट। अगर भारत सरकार ही सारा पैसा मार्केट से उठा लेगी बॉन्ड जारी करके, फिर जो प्राइवेट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जिनके थ्रू जो कंपनियां होती हैं वो पैसा उठाती हैं, वो कैसे मार्केट से पैसा उठाएंगे? तो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इससे इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा ग्लोबल शॉक्स को आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाता। ऑयल प्राइस बढ़ा तो इससे क्या होता है? ऑयल प्राइस बढ़ जाता है तो जो ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है, इससे क्या होता है? कीमतों की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, ये एक समस्या हो जाती है। फिर बैलेंसिंग इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ, ये तो हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज़ में समस्या होती है कि इन्फ्लेशन को बैलेंस करें या ग्रोथ को बढ़ावा दें, ये भी चैलेंज देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड्स देखेंगे जिससे मेंस के जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाए। वे फॉरवर्ड में अगर आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल कोऑर्डिनेशन को। इसके अलावा डीप एंड बॉन्ड मार्केट फॉर बेटर ओएमओ। इसके अलावा क्रेडिट ट्रांसमिशन को इंश्योर किया जाना चाहिए। जो भी लिंकेज हैं या लिंक या होल लूप होल्स रह जाते हैं उनको क्लियर करने की आवश्यकता है। साथ ही डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पे अपना की आवश्यकता है इन्फ्लेशन में। तो आज जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो कार्य होते हैं, जो उस कंपोजिशन होता है, चैलेंजेज हैं, वे फॉरवर्ड से सारे हमने डिस्कस कर लिए। प्री मेंस दोनों एस्पेक्ट से हमने देख लिया। इवन कुछ अगर रह गया हो तो आप कमेंट करिए, उसका भी सोल्यूशन जरूर आपको दिया जाएगा। तो इस डिस्कशन फिलहाल इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स जो सेशन होते हैं उन्हें ज्वाइन करें। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्वाइन करके। इसके अलावा पॉलिटी के टॉप 100 MCQs की सीरीज चल रही है, हिस्ट्री के टॉप 100 MCQs की सीरीज चल रही है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।